वीर प्रताप सिंह का घमंड चूर चूर होने से लेकर चौहान परिवार में रची जा रही खौफनाक साजिश तक। एक तरफ अवनी की मां को जिंदा जलाने का खतरनाक खेल रचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ महारानी ने अवनी को दे दिया है एक ऐसा तोहफा जो उसकी जान ले सकता है। क्या अवनी अपने परिवार को बचा पाएगी, या इस पागलखाने के जाल में वो भी फंस जाएगी? अब आगे। शिवांश सूर्यवंशी का चेहरा बर्फ की तरह सर्द था और उसने वीर प्रताप सिंह की ओर इस तरह देखा मानो वह कोई कचरा हो। क्या उसे पहल करके इस इंसान पर कोई दया दिखानी चाहिए? माफ़ करना, उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। सेनापति वीर, मैंने सुना है कि आप अपनी मंगेतर प्यारी अवनी से बहुत असंतुष्ट हैं और राजकुमारी सुवर्णा से शादी करने पर तुले हुए हैं। मेरी राय में वह आप ही हैं जो दूसरों के साथ चक्कर चला रहे हैं, है ना? वीर प्रताप सिंह सन्न रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके इतना झुकने और माफ़ी मांगने के बावजूद सामने वाला न केवल पीछे हटने से इनकार कर देगा, बल्कि उसके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। शिवांश सूर्यवंशी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। नीलम सर्प, पशु वशीकरण विद्या, कमरा नंबर 11 और हत्या की साजिश। कुमारी सूर्यवंशी, कृपया बकवास मत कीजिए, वीर प्रताप सिंह जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और डर से लगभग विकृत हो गया था और उसके माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा, जिससे उसके अंदरूनी कपड़े पूरी तरह भीग गए। ये कैसे मुमकिन है? उसकी योजना तो पूरी तरह से अचूक थी। क्या ये हो सकता है कि अवनी चौहान के पीछे खड़ी असली ताकत यह कुमारी सूर्यवंशी की है? हे भगवान, अवनी ने सच में इतना ताकतवर सहारा ढूंढ लिया है। उसने अभी कुमारी सूर्यवंशी की ओर देखा था और वह उनकी साधना के स्तर का अंदाजा तक नहीं लगा पाया था। ये बात एकदम साफ थी कि कुमारी सूर्यवंशी की ताकत उसके स्तर से कहीं ज्यादा ऊपर थी। ही, शिवांश ने बिना पूरी सच्चाई उजागर किए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी तीखी आंखों में सब कुछ जान लेने वाली एक गहरी समझ थी और उसने हल्के व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। वीर प्रताप सिंह बुरी तरह घबरा गया था। वह अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, लेकिन इस कुमारी सूर्यवंशी के सामने उसे हमेशा खुद के एक जोकर होने का एहसास होता था और इस भयंकर संकट के एहसास ने मानो उसकी रूह ही कंपा दी थी। वह हड्डियों का पाउडर पीसना भूल गया और किसी मूर्ख की तरह खाली नजरों से बस वहीं बैठा रहा और समय बीतता गया। अरे, क्या दवा का डोज कुछ ज्यादा ही तेज था? अवनी चौहान ने शिवांश सूर्यवंशी को कोहनी मारते हुए कहा। तुमने तो उसे डराकर आधा ही कर दिया। शिवांश के चेहरे पर एक घमंड भरा भाव था, वह इसी लायक था। अवनी ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, उसकी मानसिक क्षमता बहुत कमजोर है। गुरु कश्यप का फैसला। 2 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई और गुरु कश्यप परीक्षा के परिणामों की जांच करने के लिए बाहर आए। तारानकन, तुम्हारे कण बहुत खुरदरे हैं और मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते। तारानकन, तुमने 30 में से केवल आधी हड्डियों को ही पीसा है, ये घटिया स्तर का है। तारानकन, तुम्हारे हाथ बहुत बुरी तरह जल गए हैं, तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए। तारानकन, तुम जिसने अपने नौकरों की मदद ली है, यह मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तारानकन, तुम और तुम सबके सब अयोग्य हो। गुरु कश्यप का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था, गुस्से से उनकी मूंछें फड़क रही थीं और उनका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। इन कुलीन परिवारों की आलोचना करने में उन्होंने रत्ती भर भी दया नहीं दिखाए। अपनी इस मामूली सी काबिलियत के दम पर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सहायक बन सकते हो? क्या सामग्री की बर्बादी है? क्या समय की बर्बादी है? तुम लोगों का जीवन ही व्यर्थ है। वे दर्जन भर लोग अपने सिर झुकाए खड़े रहे, उनके चेहरे शर्म से राख जैसे सफ़ेद पड़ चुके थे। केवल राजकुमारी लावण्या ने बगावत करते हुए अपना सिर उठाया और सवाल किया, गुरु कश्यप, क्या आपकी मांगें कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हैं? ये हम सभी का इस तरह के काम का पहला अनुभव है। मुझे नहीं लगता कि अवनी चौहान हमसे बेहतर कर सकती है। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है? गुरु कश्यप ने उपहास करते हुए कहा, उनके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। बहुत खूब, तो मैं तुम्हें साफ साफ दिखाऊंगा कि आसमान से ऊपर भी आसमान होते हैं और लोगों से ऊपर भी लोग होते हैं। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ आंगन के अंदर से लकड़ी की एक बाल्टी उड़ती हुई आई और राजकुमारी लावण्या के ठीक सामने आकर गिरी। ये वज्र जीव की उन 50 हड्डियों का पाउडर है जिसे अवनी चौहान ने कल रात पीसा था। यह एकदम बारीक पिसा हुआ है, जिसमें एक भी खुरदरा कण नहीं है। इसकी गुणवत्ता तुम लोगों के पाउडर से 10 गुना से भी ज्यादा बेहतर है। राजकुमारी लावण्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुट्ठी भर हड्डियों का पाउडर उठाया और पाया कि यह सच में वैसा ही था जैसा गुरु कश्यप ने कहा था। अपने कौशल में इस तरह बुरी तरह हारने पर उसे बेहद निराशा और झुंझलाहट महसूस हुई। राजकुमारी लावण्या ने अपना सिर घुमाया और अवनी चौहान की ओर देखा। उसने देखा कि अवनी के हाथ जैद सफ़ेद कीमती पत्थर की तरह एकदम सफ़ेद और बेदाग थे, उन पर एक भी खरोंच या जलने का कोई निशान नहीं था। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था। मैं अपनी हार मानती हूँ। राजकुमारी लावण्या ने एक भारी आह भरी और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। मैं, ये युवा सामंत, भी अपनी हार मानता हूँ।
मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने गुरु कश्यप को बहुत परेशान किया। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं सच में अवनी चौहान से बहुत पीछे हूँ। कुछ ही देर में उस बूढ़े गुरु के दरवाजे पर इकट्ठा हुए वे सभी रईस वहां से खिसक गए। वीर प्रताप सिंह भी चुपचाप भीड़ के साथ वहां से निकल गया। आज उसकी पहले ही काफ़ी फजीहत हो चुकी थी और वह खुद को और ज्यादा जलील नहीं करवाना चाहता था। गुरु कश्यप से जुड़ा यह मामला अब कुछ समय के लिए शांत हो गया था। अपनी साधना के अलावा अवनी चौहान हर दिन गुरु कश्यप की सामग्री तैयार करने में मदद करने के लिए 2 अतिरिक्त घंटे निकालती थी। पहले 2 दिनों तक उसका काम केवल मायावी जीवों की हड्डियों का पाउडर पीसना था। 5 दिनों के बाद उसने कुछ खूंखार जीवों के अंगों और पित्त को तैयार करना शुरू कर दिया। 10 दिनों के बाद उसने मायावी भेड़ियों के दांतों को घिसकर तीर बनाना सीखना शुरू कर दिया। 20 दिनों के बाद गुरु कश्यप ने उससे पत्थरों को कटवाना शुरू कर दिया। संक्षेप में कहें तो उसे हर दिन बहुत फायदा हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा मायावी जीवों की सामग्री तैयार करना पसंद था, ताकि वह उन सामग्रियों में बची हुई दानवी फ्रेंजी क्यूई को सोख सके। उस 1 महीने के दौरान जब अवनी चौहान उस बूढ़े गुरु की सहायिका के रूप में काम कर रही थी, उसने बहुत तेजी से पंचतत्व दानव भक्षण विद्या का अभ्यास किया और इसका पहला स्तर पहले ही अपनी चरम पूर्णता तक पहुंच चुका था। इस समय अगर उसे फिर से नीलम हिम सर्प को सोखना पड़े तो उस बर्फीली ऊर्जा द्वारा उसे निगल लिए जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ऊर्जा के इतने बड़े भंडार के साथ उसने अब 5वें नाड़ी बिंदु को जागृत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। वह वर्तमान में 4थे स्तर की फ्रेंजी क्यूई के चरम पर थी। उस दिन गुरु कश्यप के यहाँ 2 घंटे काम करने के बाद अवनी चौहान कमरा नंबर 11 में लौटी और वहां उसे एक बिन बुलाए मेहमान का सामना करना पड़ा। महारानी साहिबा। जैसे ही अवनी चौहान अंदर दाखिल हुई उसने देखा कि महारानी साहिबा फिर से उसके आंगन के पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जबकि शिवांश सूर्यवंशी पेड़ के नीचे पत्थर की मेज पर बैठा अकेला मदिरा पी रहा था। वह यहाँ क्यों है? अवनी चौहान शिवांश सूर्यवंशी के सामने बैठ गई, अपना मदिरा का प्याला उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गई। वाह, इसका स्वाद अभी भी लाजवाब है। शायद वे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। शिवांश सूर्यवंशी ने जैद का बर्तन उठाया और अवनी चौहान का प्याला फिर से भर दिया। मेरा इंतजार? क्यों? अवनी चौहान ने उलझन में पूछा। मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं। महारानी साहिबा से मिले हुए मुझे 2 महीने बीत चुके हैं। जब से जेड फीनिक्स हेयरपिन चुराने वाली असली मुजरिम मालती की मौत हुई थी, महारानी साहिबा यहाँ दोबारा नजर नहीं आई थी। खट, पेड़ से कुछ नीचे गिरा। वह शाही कांच की तरह पारदर्शी जेड फीनिक्स हेयरपिन सीधे अवनी चौहान के मदिरा के प्याले में जा गिरा। अवनी चौहान चौंक गई और उसने जल्दी से उस हेयरपिन को प्याले से बाहर निकाला, उसे साफ किया और ऊपर देखते हुए कहा, महारानी साहिबा, आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई है। महारानी साहिबा किसी कौआ भालू की तरह पेड़ की डाली से कसकर चिपकी हुई थी। उनकी मुस्कान किसी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे की तरह एकदम मासूम थी। ये तुम्हारे लिए है। नहीं, 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 मुझे यह नहीं चाहिए। अवनी चौहान ने खौफजदा होते हुए जोर जोर से अपना सिर हिलाया। धत तेरे की, यह एक जानलेवा चीज़ है। भला वह इसे ऐसे ही कैसे ले सकती है? वह अगली मालती बिल्कुल नहीं बनना चाहती। चाहिए। महारानी साहिबा बहुत जिद्दी लग रही थी और वे टकटकी लगाए अवनी चौहान को घूर रही थीं। अवनी चौहान के माथे पर झुंझलाहट की लकीरें खींच गईं। यह क्या मुसीबत है? महारानी साहिबा, मजाक करना बंद कीजिए। लाइए, मैं इसे आपके बालों में लगा देती हूँ। कृपया मुझे किसी मुसीबत में मत डालिए। ऐसा कहते हुए अवनी चौहान पेड़ पर चढ़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन हर किसी को चौंकाते हुए महारानी साहिबा ने अचानक खुद को पेड़ की डाली से नीचे गिरा दिया। हे भगवान! अवनी चौहान तेजी से आगे दौड़ी और उसने गिरती हुई महारानी साहिबा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। किस्मत से महारानी साहिबा ज्यादा भारी नहीं थी और खुद अवनी चौहान पिछले 1 महीने से गुरु कश्यप के यहाँ मेहनत का काम कर रही थी, इसलिए उसमें काफ़ी ताकत आ गई थी। महारानी साहिबा, आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अगर आप मेरे आंगन में गिरकर खुद को चोट पहुंचा लेंगी तो चाचा भैरो मुझे बोटी बोटी काटकर मौत के घाट उतार देंगे। अधीक्षक भैरो सिंह महारानी साहिबा को लेकर उतने ही घबराए रहते थे जितने कि वे खुद के लिए, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। खी, महारानी साहिबा को अवनी चौहान ने कसकर गले लगाया हुआ था। वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उनकी मुस्कान किसी पके हुए खजूर की तरह चौड़ी थी। अवनी चौहान उदास लग रही थी। उसने जेड फीनिक्स हेयरपिन वापस महारानी साहिबा के बालों में लगा दिया। आप सम्राट द्वारा दिया गया इतना बेशकीमती तोहफा किसी और को कैसे दे सकती हैं? भले ही आप पागल हो गई हो, फिर भी आपके अंदर कुछ तो समझ बची होनी चाहिए। इस बिंदु पर अवनी चौहान सन रह गई। उसे मानो कुछ समझ में आ गया था। वह विश्वास से महारानी साहिबा की आंखों में घूर रही थी, जो किसी बच्चे की आंखों से भी ज्यादा साफ और पारदर्शी थीं। तुम्हारे लिए, महारानी साहिबा ने धीरे धीरे और जोर देकर कहा। उनके चेहरे के भाव एकदम गंभीर थे। उन्होंने खुद जेड फीनिक्स हेयरपिन को अवनी चौहान के बालों में लगाया और कहा, ये लो तुम।
अवनी चौहान का शरीर कांप उठा। यह उसकी कल्पना थी या हकीकत, लेकिन उसने सच में महारानी साहिबा की आंखों में विनती की एक झलक देखी थी। एक भयानक साजिश का पर्दाफाश। उन्होंने तुम्हें ये दिया है तो इसे रख लो। शिवांश सूर्यवंशी ने मदिरा का एक घूंट लिया, उसकी तीखी आंखों में रोशनी की एक चमक कौंधी। महारानी साहिबा वाम प्रधान की छोटी बहन है और वाम प्रधान तुम्हारे दादाजी राजगुरु चौहान के सबसे होनहार छात्र हैं। महारानी साहिबा तुम पर भरोसा करती हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये सौंपा है। अवनी चौहान ने शिवांश सूर्यवंशी को एक गहरी नज़र से देखा। तुम इतना सब कैसे जानते हो? शिवांश सूर्यवंशी ने अपना चमकदार प्याला नीचे रखा, उसके होठों की घुमावदार मुस्कान में आकर्षण और दुष्टता का मिश्रण था। वाम प्रधान को 3 महीने पहले जेल में डाल दिया गया था और महारानी साहिबा भी 3 महीने पहले ही पागल हुई थीं। अवनी चौहान की सुनहरी आंखें पल भर में बेहद गहरी हो गईं। उसे अब थोड़ा बेहतर समझ आ रहा था कि शिवांश सूर्यवंशी अपनी मर्जी से इस शाही पागलखाने में क्यों रुका हुआ था। क्या महारानी साहिबा सच में पागल हैं या वे पागल होने का नाटक कर रही हैं? अवनी चौहान जानती थी कि शिवांश सूर्यवंशी चिकित्सा के मामले में उससे भी बड़ा विशेषज्ञ है। वे सच में पागल हैं। शिवांश सूर्यवंशी की नज़रें महारानी साहिबा पर गईं, उसकी तीखी आंखें थोड़ी मध्यम हो गईं। मैंने उनकी नाड़ी जांची थी। उन्होंने धतूरे के जहर की जो मात्रा निली थी वह तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा थी। यकीनन उन्हें ये सब एक ही बार में खिलाया गया होगा। यह कोई चमत्कार ही है कि वे जिंदा बच गईं। इलाज की उम्मीद और अनसुलझे सवाल। क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? अवनी चौहान को उन पर तरस आया। उसे भी जहर दिया गया था और एक पल के लिए उसे महारानी साहिबा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। यह मुश्किल है। शिवांश सूर्यवंशी परेशान लग रहा था। पिछले 1 महीने से जब तुम यहाँ नहीं थी, मैं उन्हें एक्यूपंक्चर दे रहा था, सोने की सुइयों से नाड़ी बिंदुओं को भेद कर जहर निकालने की विधि का उपयोग कर रहा था। दुर्भाग्य से जहर बहुत गहराई तक उनकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। हर एक्यूपंक्चर सत्र के बाद वे केवल 15 मिनट के छोटे से समय के लिए ही थोड़ी सी चेतना वापस पा सकती हैं। अवनी के दिल में छाया कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। वह आखिरकार समझ गई। तारांकन अवनी, क्या तुमने मेरे वापस आने से ठीक पहले महारानी साहिबा को एक्यूपंक्चर दिया था? तारांकन शिवांश, हाँ। तारांकन अवनी, उन्होंने ये फीनिक्स हेयरपिन मुझे तभी सौंपा जब उन्हें थोड़ी सी चेतना वापस मिली थी। तारांकन शिवांश, हाँ। तारांकन अवनी, वे मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? पागलखाने से बाहर निकलने के बाद वाम प्रधान को बचाना या उनके महल में छोटे राजकुमार की देखभाल करना? तारांकन शिवांश, मुझे नहीं पता। 15 मिनट बीत चुके हैं। अवनी चौहान खामोश रही। उसे अचानक लगा कि उसके बालों में लगा जेड फीनिक्स हेयरपिन किसी पहाड़ की तरह भारी हो गया था जो उसकी गर्दन को दबा रहा था। इस समय महारानी साहिबा, जिन्हें उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, गहरी नींद में सो चुकी थीं और बेहद थकी हुई लग रही थीं। अवनी चौहान ने धीरे से आह भरी, रक्षकों को बुलाया और महारानी साहिबा को वापस उनके आंगन में सुरक्षित पहुंचा दिया। कुंवर सूर्यवंशी, कल जब आप महारानी साहिबा को एक्यूपंक्चर देंगे तो क्या उसके बाद मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अवनी ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे जवाब उगलवाने की कोशिश नहीं की? शिवांश सूर्यवंशी ने सोच विचार करते हुए अवनी चौहान की ओर देखा। उस पल में उन्हें खुद की थोड़ी सी सुध जरूर आई थी, लेकिन वे बस एक गंभीर रूप से पागल इंसान से एक मध्यम रूप से पागल इंसान में ही बदली थीं। अवनी चौहान ने वह फीनिक्स हेयरपिन निकाला और चांदनी रात में उसे ध्यान से देखा। क्या इस हेयरपिन में कोई राज छिपा है? एक अनसुलझा राज और नई मुसीबत। अवनी चौहान ने पूरी रात उस जेड फीनिक्स हेयरपिन का अध्ययन किया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि आखिर माजरा क्या है। वह हेयरपिन अभी भी सिर्फ एक हेयरपिन ही था, एकदम पूरी तरह से गढ़ा हुआ, जिसमें ना तो कोई गुप्त तंत्र था और ना ही टीवी नाटकों की तरह कोई खजाने का नक्शा छिपा था। उफ, मेरा मन कर रहा है कि इसे फेंक दूं। आंखों के नीचे काले घेरे लिए और पूरी रात बिना सोए बिताने के बाद अवनी चौहान लगभग पागल होने की कगार पर थी। महारानी साहिबा, आपने सच में मुझे एक टाइम बम थमा दिया है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भोर होते ही एक और बड़ी मुसीबत चुपचाप आ धमकी। कमरा नंबर 11, मालकिन चौहान, आपके परिवार से कोई आपसे मिलने आया है। दरवाजे के बाहर दस्तक की आवाज़ आई और रक्षकों के चिल्लाने की आवाज़ गूंजी। अवनी चौहान तेजी से अपने बिस्तर से उछल पड़ी। उसका पहला ख्याल था, धत तेरे की, क्या वह चुड़ैल मानवी चौहान फिर से आ गई है? अगर हिसाब लगाया जाए तो ये बात गले नहीं उतरती। मानवी चौहान की चोटें इतनी गहरी थीं कि वह कम से कम 1 महीने तक ठीक नहीं हो सकती थी। दीदी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ समर चौहान का भारतीय रूपांतरण। भाड़ में जाओ, अगर तुम समर हो तो मैं भी भद्रकाली हूँ, लड़ना है क्या? अवनी चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। दीदी, जल्दी दरवाज़ा खोलिए, मैं सच में आपका भाई हूँ। माँ के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कृपया मेरे साथ घर चलिए।
समर अवनी की बातों का मतलब नहीं समझ पाया और अपनी सौतेली माँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हुए उसने और भी बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाया। चौहान निवास में मौत का खेल। अवनी चौहान का दिल धक से रह गया। क्या माँ को कुछ हो गया है? उसने अपने शरीर की पुरानी यादों को खंगाला और पाया कि सच में उसका एक सौतेला भाई था, समर चौहान। वह उसके पिता प्रताप चौहान और एक मामूली हैसियत वाली औरत का नाजायज़ बेटा था, जिसका जन्म तब हुआ था जब पिता सीमा पर लड़ रहे थे। समर की सगी माँ की मौत उसे जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए उसके पिता उसे घर ले आए थे और उसकी परवरिश का जिम्मा अवनी की माँ को सौंप दिया था। समर भी एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। वह इस साल 12 साल का हो गया था और अवनी की माँ को अपनी सगी माँ की तरह मानता था और अवनी का एक बड़ी बहन के रूप में सम्मान करता था। माँ को क्या हुआ? अवनी चौहान ने दरवाज़ा खोला और अपने छोटे भाई को अंदर आने दिया। माँ अवनी को देखते ही समर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब उसने पीछे आते 2 रक्षकों को देखा तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया और उसने डांटते हुए कहा, तुम दोनों अंदर मत आना। मुझे अपनी दीदी से अकेले में बात करनी है। उन दोनों रक्षकों ने इनकार कर दिया। पिछली बार मानवी चौहान ने भी यही निर्देश दिया था और उसके 2 लोग तुरंत मारे गए थे। अवनी चौहान ने तेजी से हरकत की और एक स्नैप की आवाज़ के साथ उन दोनों रक्षकों की गर्दन के पीछे जोरदार वार करके उन्हें तुरंत बेहोश कर दिया। समर अविश्वास से आंखें फाड़े देखता रह गया। दीदी, आप इतनी ताकतवर कब से हो गईं? अवनी चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। पहले माँ के बारे में बात करते हैं। समर तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया और बोला, मंजली चाची बहुत दुष्ट हैं। उन्होंने कहीं से एक तांत्रिक को बुलाया है जिसने कहा है कि पिताजी युद्ध में मारे गए हैं और उनका शरीर नहीं मिल रहा। तांत्रिक का कहना है कि केवल माँ को जिंदा जलाकर और एक अनुष्ठान करके ही पिता की आत्मा और शरीर को वापस बुलाया जा सकता है। क्या? अवनी चौहान की सुनहरी आंखें पल भर में बर्फ की तरह सर्द हो गईं। मंजली चाची इतनी नीच हरकत कर रही हैं और कोई उन्हें रोक नहीं रहा। किसकी हिम्मत है? मंजले चाचा को कई दिनों से महल में बुला लिया गया है। छोटे चाचा हमेशा से गैर जिम्मेदार रहे हैं, जो अपना दिन शराब पीने और कोठों पर जाने में बिताते हैं। दादाजी राजगुरु चौहान युद्ध जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि वे राजधानी लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें घर पहुंचने में अभी 10 दिन और लगेंगे। मैं बहुत कमज़ोर हूं और माँ को नहीं बचा सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दीदी। समर चौहान बेचैन था। उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल और सूजी हुई थीं। दीदी, पूरी राजधानी जानती है कि आपको गुरु कश्यप की सहायिका के रूप में चुन लिया गया है। आपकी तबीयत अब तक ठीक हो चुकी होगी। जल्दी से मेरे साथ घर चलिए, वरना मंजली चाची और वह दुष्ट तांत्रिक माँ को मार डालेंगे। वह सिर्फ एक मामूली अवैध संतान था, परिवार का कोई आधिकारिक वारिस नहीं। उसकी सगी माँ बहुत ही निम्न कोटि की थी और कम उम्र में ही मर गई थी। चौहान परिवार में उसके साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया जाता था। अगर अवनी चौहान और उसकी सौतेली माँ ने उसकी देखभाल न की होती तो शायद वह आज तक जीवित न बच पाता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अवनी चौहान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी सुनहरी आंखों के भीतर एक भयानक तूफान उठ रहा था। वह यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसके दूसरे चाचा की पत्नी इतनी बगावत पर उतर आएगी। लेकिन समर, थोड़ा इंतजार करो। मुझे गुरु कश्यप से विदा लेनी है और अधीक्षक भैरव सिंह के साथ भी कुछ इंतजाम करने हैं। अवनी ने अपने छोटे भाई के बालों को सहलाया। तुम यहीं आंगन में बैठो और इधर उधर मत भागना, ठीक है? चिंता मत कीजिए दीदी, मैं बहुत सीधा साधा हूँ। समर बहुत दुबला पतला था, उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह किसी छोटे से मूली के सिर जैसा नन्हा और प्यारा लग रहा था। असल में वह काफ़ी सुंदर था। उसके चेहरे पर एक मासूम लड़कों जैसी रौनक थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी पिल्ले की तरह उम्मीद भरी नज़रों से सीधे उसकी ओर देख रही थीं। अवनी खुद को रोक नहीं पाए और उसने शरारत से अपने छोटे भाई के गाल की चुटकी ली, फिर मुड़कर चल दी। समर का चेहरा अचानक लाल हो गया। अरे वाह! दीदी ने उसके गाल को छुआ। अतीत में भले ही उसकी दीदी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वह कभी उसके इतने करीब नहीं आई थी। वह बहुत निम्न हैसियत का था और कभी किसी चीज़ की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब समर मूर्खों की तरह मुस्कुराया। उसे अपनी मौजूदा बड़ी दीदी सचमुच बहुत पसंद आ रही थीं। शिवांश और समर की मज़ेदार नोक-झोंक। क्या तुम मदिरा पीते हो? पीछे से एक गहरी और सुरीली मर्दानी आवाज़ गूंजी। समर ने अपना सिर घुमाया और एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी खूबसूरती सांसें रोक लेने वाली थी। वह अपनी नज़रें शिवांश सूर्यवंशी से हटा नहीं पा रहा था और हकलाते हुए बोला, मैं केवल 12 साल का हूँ और मेरी दीदी मुझे मदिरा नहीं पीने देती। तुम कौन हो? शिवांश सूर्यवंशी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। क्या? समर ने अविश्वास से आंखें फाड़ दी। उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। भले ही तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरे होने वाले बहनोई तो सेनापति वीर हैं। बड़े भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? समर एक पल के लिए रुका और फिर बोला, हाँ, ये तो एक पागलखाना है। बड़े भाई, तुम वाकई में एक पागल हो।
शिवांश सूर्यवंशी। उसे अचानक महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि वह पागल और विक्षिप्त जैसे टैग से छुटकारा पा ले। क्या हम प्यार से एक अच्छी बातचीत नहीं कर सकते हैं। शिवांश ने गहरी सांस ली। भला वह एक छोटे से बच्चे से क्या उलझता। उसे यकीन नहीं हो रहा था। छोटे भाई, ये तुम्हारे लिए है। शिवांश ने अपनी आयामी अंगूठी से सफ़ेद जैड की एक शीशी निकाली और समर को थमा दी। तुम्हारे पास तीसरे स्तर की फ्रेंजी की हुई है। ये 10 प्राणवर्धक औषधियां तुम्हें एक ही झटके में चौथे स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। समर ने शक भरी नज़रों से उसे लिया और पूछा, प्राणवर्धक औषधि? ये तो बहुत कीमती गोली है। बाहर इसकी एक गोली 100 चांदी के सिक्कों में बिकती है। तुमने मिट्टी की कुछ गोलियां बनाकर मुझे मूर्ख तो नहीं बनाने की कोशिश की है? शिवांश सूर्यवंशी की आंख गुस्से से जोर से फड़क उठी। उसने सहन किया। ये बच्चा अवनी के सामने खरगोश की तरह सीधा साधा रहता है, लेकिन उसके सामने आते ही एक छोटा शैतान बन जाता है। ये तो पैदाइशी दुष्ट है। अरे, ये सच में प्राणवर्धक औषधि है। समर की हैरान आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। मैं तो अमीर हो गया। कुल 10 गोलियां। मैं इन्हें औषधि एवं रत्न भंडार में ले जाकर 1000 चांदी के सिक्कों में बेच दूंगा। वाह, बेच दोगे? शिवांश सूर्यवंशी ने उस छोटे शैतान को इस तरह घूरा मानो वह किसी राक्षस को देख रहा हो। क्या तुम इन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हो? तुम अपने काम से काम रखो। समर ने जल्दी से शीशी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और बोला, ये तय हो गया, तुमने इन्हें मुझे दिया है। अब तुम इन्हें वापस नहीं ले सकते। शिवांश को हंसी भी आ रही थी और खींच भी हो रही थी। समर की बड़ी और थोड़ी खौफनाक काली आंखों में चालाकी चमक रही थी। वह हंसा और बोला, मेरी राय में तुम पागल नहीं हो, तुम तो बस एक मोटे और बेवकूफ़ बकरे आसान शिकार हो। शिवांश। उसने खुद को इस बच्चे को थप्पड़ मारकर दूर भगाने की अपनी प्रबल इच्छा को दबाने की बहुत कोशिश की। उसे लगा था कि उसकी माँ की छोटी बहन काफ़ी बुरी थी, लेकिन प्यारी अवनी के भाई के सामने तो वह कुछ भी नहीं थी। अरे, मुझे बताओ, तुम्हें ये प्राणवर्धक औषधियाँ कहाँ से मिलीं? समर की आंखों में चोरों जैसी चमक थी। मैंने इन्हें खुद बनाया है। शिवांश ने अपनी तीखी आंखों को सिकोड़ा और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि इस छोटे शैतान के लिए जाल कैसे बिछाना है। तुम एक औषधि निर्माता हो। समर जोर से चीखा और 3 फीट हवा में उछल गया। केवल 3 सेकंड हैरान रहने के बाद समर तुरंत चापलूसी पर उतर आया। वह शिवांश के पास खिसक गया और अपने दोनों छोटे शैतानी हाथों से उसके कंधे दबाने लगा और बेहद खुशामद करते हुए बोला, गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? मुझे अपना सहायक बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बहुत चतुर हूं और आपके बहुत काम आ सकता हूं। शिवांश के चेहरे के भाव तुरंत रहस्यमयी हो गए। उसने चमकदार प्याला उठाया और एक हल्का सा घूंट लिया। सहायक? हाँ, सहायक। समर ने किसी दाना चुगती मुर्गी की तरह जोर जोर से सिर हिलाया। ये तो सच में किस्मत का एक बहुत बड़ा खेल था। उसकी दीदी को साम्राज्य के शीर्ष अस्त्र निर्माता ने सहायक बना लिया था, जिससे उनका रुतबा बढ़ गया था। अगर वह भी किसी शक्तिशाली औषधि निर्माता के करीब जा सके, तो चौहान परिवार में कौन उसे और उसकी दीदी को नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा? कौन उनकी मां को परेशान करेगा? मेरा उपनाम सूर्यवंशी है और मुझे फिलहाल किसी सहायक की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवांश ने मदिरा का एक और घूंट लिया। उसकी तीखी आंखों में शरारत की चमक थी। समर बेहद निराश हुआ और उसका सिर लटक गया। ओह! शिवांश ने अपना एक हाथ पत्थर की मेज पर रखा और मजाकिया अंदाज में अपनी उंगली थपथपाते हुए कहा, हालांकि मुझे तुम्हारी दीदी में काफ़ी दिलचस्पी है। अगर तुम... बिल्कुल, मैं यकीनन आपकी मदद कर सकता हूँ। बहनोई जी, आप मेरे बहनोई हैं। वीर प्रताप सिंह तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। समर की रंग बदलने और हालात के हिसाब से ढलने की कला सच में लाजवाब थी। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चापलूस हो गई। मेरी दीदी मेरी बात बहुत मानती हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कुंवर सूर्यवंशी। इसलिए मुझे अपना सहायक बना लीजिए। क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी कि बहनोई का दिल जीतना ही जीत का इकलौता रास्ता है? शिवांश की तीखी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। बहुत अच्छे। इस बच्चे की बेशर्मी लगभग उसी के स्तर की थी। उसे ये सच में बहुत पसंद आया। समर की बड़ी आंखें किसी स्कैनर की तरह शिवांश के ऊपर नीचे दौड़ रही थीं। उसका शानदार चोगा हजारों चांदी के सिक्कों का था। उसका प्राचीन जैद लटकन दसियों हजार चांदी के सिक्कों का था और काले जैद से बनी उसकी आयामी अंगूठी दसियों हजार सोने के सिक्कों की थी। हे भगवान, ये तो सच में एक बहुत मोटा बकरा अमीर आदमी है। इसमें कोई शक नहीं कि केवल औषधि निर्माता और अस्त्र निर्माता ही इतने अमीर होते हैं। मेरी दीदी का भविष्य वीर प्रताप सिंह की तुलना में इनसे शादी करके कहीं ज्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात, वीर प्रताप सिंह दीदी को पसंद नहीं करता, जबकि कुंवर सूर्यवंशी सच में उसे पसंद करते हैं। उनकी काबिलियत और हैसियत का अंतर तो साफ दिखाई दे रहा है।
अवनी चौहान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सौतेले छोटे भाई को शिवांश सूर्यवंशी ने रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। वह सबसे पहले अधीक्षक भैरव सिंह के पास पागलखाने से छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी करने गई और उसके बाद वह गुरु कश्यप के पास गई। जैसे ही उसने आंगन नंबर 1 में कदम रखा, गुरु कश्यप ने अग्निश्रृंग गैंडे के 10 लंबे सींग उसके सामने फेंक दिए और आदेश दिया, कुमारी अवनी, आज तुम्हारा काम इन्हें घिसकर हड्डी के भले बनाना है, जो 2 मीटर लंबे होने चाहिए और जिनके किनारे और सिरे एकदम नुकीले हों। गुरु कश्यप, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे विदा लेने आई हूँ। अवनी चौहान हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, उसके चेहरे पर माफी का भाव था। तुमने क्या कहा? गुरु कश्यप भट्टी में अग्नि क्रिस्टल डाल रहे थे, ये सुनकर वे तुरंत सन रह गए। घर जा रही हो? कैसा घर? यही तुम्हारा घर है। हम सब कुकुरमुत्ते हैं। अवनी चौहान के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु कश्यप उसे पहले ही अपना परिवार मान चुके थे। हाँ, हम सब कुकुरमुत्ते हैं, लेकिन मेरी माँ को एक झूठे जाल में फंसाया गया है और वे बेचैनी से मेरे वापस आकर उन्हें बचाने का इंतजार कर रही हैं। अगर मैं वापस नहीं गई तो मैं एक नालायक बेटी कहलाऊंगी। गुरु कश्यप, पिछले 1 महीने में आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं सामग्री तैयार करने में आपकी मदद करने के लिए पागलखाने आती रहूंगी। गुरु कश्यप ने त्योरियां चढ़ाईं, अक्सर। तुम कितनी बार आओगी? अवनी चौहान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, शायद हफ्ते में 1 बार। गुरु कश्यप भड़क उठे, 7 दिन में सिर्फ 1 बार? यह मुझे कैसे मंजूर हो सकता है? मेरी हड्डियों का पाउडर पीसने में कौन मदद करेगा? पत्थर काटने में कौन मदद करेगा? सांचे ढालने में मेरी मदद कौन करेगा? तुम जानती हो कि वे नाकारा लोग कितने अयोग्य हैं, वे तुम्हारे काम का 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकते। अवनी चौहान की मुस्कान गहरी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरु कश्यप उसकी इतनी तारीफ करेंगे। तो फिर, गुरु कश्यप, आप मेरे साथ चौहान परिवार क्यों नहीं चलते? हम अस्त्रों का निर्माण वहां करेंगे। मैं इस आंगन का सारा सामान वहां ले जाने में आपकी मदद करूंगी। नीले जैद की आयामी अंगूठी के होते हुए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ले जाया नहीं जा सकता? गुरु कश्यप, चौहान परिवार में जाकर मैं हर दिन सामग्री तैयार करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं 2 घंटे, अरे नहीं, 3 घंटे भी आपकी मदद कर दूंगी। अवनी चौहान ने एक बार फिर उनके सामने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा। अगर वह अग्नि साम्राज्य के सबसे बड़े अस्त्र निर्माता को अपने घर ले जाने में कामयाब हो गई तो भला किसकी हिम्मत होगी जो उसकी मां पर उंगली भी उठा सके? वह इस बूढ़े गुरु की खुद पर निर्भरता का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। ठीक है, एक पल की भी झिझक के बिना गुरु कश्यप तुरंत मान गए। उनका चेहरा उत्साह से खिल उठा। 3 घंटे? तुम सच में मेरे लिए 1 घंटा अतिरिक्त काम करोगी? अवनी चौहान हर दिन 2 घंटे उनके काम में मदद करती थी, जिससे उनकी कम से कम 1/3 मेहनत बच जाती थी। अगर ये लड़की हर दिन 3 घंटे उनका हाथ बटाए तो क्या उनकी आधे से ज्यादा मेहनत नहीं बच जाएगी? मैं कुकुरमुत्तों की कसम खाकर कहती हूँ, सच में। अवनी चौहान मुस्कुराए, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपना दाहिना हाथ छाते की ओर उठाते हुए कसम खाए। गुरु कश्यप पूरी श्रद्धा के साथ बोले, अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि तुमने कुकुरमुत्तों के नाम पर कसम खाने की हिम्मत की है तो ये सच ही होगा। अवनी चौहान अंडस को क्या वह कोई शिकायत कर सकती थी? सहमति बन गई और कुछ ही देर में गुरु कश्यप के सारे उपकरण उनकी आयामी अंगूठी में रख दिए गए और सब कुछ तैयार था। जब अवनी चौहान गुरु कश्यप को पागलखाने से छुट्टी दिलाने के लिए अधीक्षक भैरव सिंह के पास ले गई तो उनके चेहरे पर भयंकर झटके का भाव था। क्या आसमान गिर पड़ा है? क्या जमीन फट गई है? क्या कोई भयंकर तूफान आ गया है? क्या सम्राट का निधन हो गया है? नहीं, 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 इनमें से कोई भी बात गुरु कश्यप के उस पागलखाने से जाने जितनी प्रभावशाली नहीं थी जहां वे पिछले 10 सालों से रह रहे थे। गुरु कश्यप, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? अधीक्षक भैरव सिंह कुछ देर के लिए इस बात को हजम नहीं कर पाए और उन्होंने चुपके से खुद को चिकोटी काटी। हाँ, मैंने सोच लिया है। गुरु कश्यप ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। अधीक्षक भैरव सिंह का मुंह काफी देर तक खुला ही रह गया, फिर उन्होंने अंततः एक गहरी आह भरी, अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और अवनी चौहान की पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया काम किया अवनी। अगर गुरु कश्यप का झुकना हैरान करने वाला था तो शिवांश सूर्यवंशी का झुकना किसी बिजली के गिरने जैसा था। अधीक्षक भैरव सिंह, मैं ठीक हो गया हूँ। शिवांश सूर्यवंशी ने ऐसे बर्ताव किया मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो और बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं एक लड़की हूँ। अधीक्षक भैरव सिंह, इतिहास के सबसे गलत समझे गए मानसिक रोगी शिवांश सूर्यवंशी ने भी अपनी छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी कर लीं। कुंवर सूर्यवंशी, क्या मैं आपको युवराज आर्यन के महल तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करूं? अधीक्षक भैरव सिंह अंधे नहीं थे और न ही वे युवराज आर्यन के आदमियों में से थे। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको राजधानी से दूर भी भेज सकता हूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्यारी अवनी के साथ चौहान निवास जाऊंगा।
शिवांश सूर्यवंशी शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और उसकी उस मुस्कान के आगे पूरी दुनिया फीकी लग रही थी। आज से मैं प्यारी अवनी का निजी अंगरक्षक रहूंगा। अधीक्षक भैरव सिंह, पिछले कुछ महीनों में प्यारी अवनी का ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। अधीक्षक भैरव सिंह का दिमाग सुन्न हो गया। क्या फिर से अवनी चौहान? ये लड़की सच में कोई मामूली हस्ती नहीं है। महज कुछ ही महीनों में वह शाही पागलखाने के 2 सबसे मुश्किल लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गई। नहीं, 3, उनके अलावा महारानी साहिबा भी तो थीं। शुरुआती झटके के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। अधीक्षक भैरव सिंह मुस्कुराए, एक ऐसी बेफिक्र मुस्कान जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और उन्होंने मन ही मन सोचा, अवनी चौहान की काबिलियत को देखते हुए, भले ही राजगुरु चौहान अभी तक राजधानी नहीं लौटे हैं, लेकिन वह चौहान निवास में अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, इसलिए अब मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खट खट खट। अपने हाथ की एक लहर के साथ अधीक्षक भैरव सिंह ने अवनी चौहान, गुरु कश्यप और शिवांश सूर्यवंशी के मेडिकल रिकॉर्ड पर 3 लाल मोहरें लगा दीं। जाओ और कभी वापस मत आना। यह पागलखाना तुम्हारा स्वागत नहीं करता। सफ़ेद पर्दों में लिपटा चौहान निवास। अधीक्षक भैरव सिंह ने उन चारों के लिए एक बग्घी घोड़ा गाड़ी का इंतजाम किया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पागलखाने से शहर के अंदर चौहान निवास तक जाने में बग्घी से लगभग 2 घंटे लगते हैं। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो लगभग शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की खून जैसी लाल रोशनी चौहान निवास के दरवाजे पर लटकती पीली लालटेनों पर पड़ रही थी, जिससे वहां का माहौल और भी खौफनाक और मनहूस लग रहा था। चौहान परिवार में एक अंतिम संस्कार चल रहा था। आग से बचाने वाली दीवारें 3 मीटर ऊंची थीं, ईंटें और टाइलें भूरे रंग की थीं, और लाल तथा सुनहरे रंग के छज्जे सफ़ेद रेशम और सफ़ेद पर्दों से ढके हुए थे। यहाँ तक कि दरवाजे पर पहरा देने वाले नौकरों ने भी शोक मनाने वाले काले कपड़े पहने हुए थे। नौकर 2 कतारों में खड़े थे और सबसे आगे भूरे रंग का चोगा पहने बूढ़ा प्रबंधक खड़ा था। मालकिन चौहान और छोटे कुंवर, निवास में आपका स्वागत है। उस बूढ़े प्रबंधक का नाम ननका था, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। वह राजगुरु चौहान का वफादार था और उसने कभी मंजली चाची के परिवार से हाथ नहीं मिलाया था। चाचा ननका, मुझे आपको इंतजार कराने का खेद है। समर चौहान सबसे पहले बग्घी से कूदा और खुशी से भरे चेहरे के साथ उनका अभिवादन करते हुए बोला, आपकी इच्छा के अनुसार मैं दीदी को घर ले आया हूँ। तो किसी ने तुम्हें यह विचार दिया था? अवनी चौहान उसके ठीक पीछे पीछे बग्घी से उतरी। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, अपने हाथ जोड़कर उस बूढ़े प्रबंधक का अभिवादन किया और बोली, चाचा ननका, पिछले कुछ महीनों में मेरी माँ और मेरे छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अवनी चौहान के उचित शब्दों और हरकतों, उसके विनम्र स्वभाव, उसकी कोमल मुस्कान और उसकी साफ आंखों को देखकर बूढ़ा प्रबंधक खुशी से भर उठा। उसकी आंखों में उत्साह के आंसू छलक आए। छोटी मालकिन, आप सच में पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। भगवान ने आप पर कृपा की है। भगवान ने आप पर कृपा की है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी चौहान ने बूढ़े प्रबंधक के खुरदरे हाथ को कसकर पकड़ा और उसे जोर से दबाया। मैं पहले गलत थी। मैंने चाचा ननका की सलाह नहीं मानी। वीर प्रताप सिंह सच में कोई अच्छा इंसान नहीं है और न ही वह एक सही जीवनसाथी है। चाचा ननका के आंसू छलक पड़े। अतीत में, हालांकि वह अवनी चौहान का भला चाहता था, लेकिन अवनी वीर प्रताप सिंह के प्यार में पागल थी और ननका को एक ऐसा बूढ़ा बदमाश समझती थी जो प्रेमियों को अलग करना चाहता हो। आज छोटी मालकिन सच में समझ गई हैं और चीज़ों को साफ साफ देख पा रही हैं। चाचा ननका, अब उन बातों को भूल जाते हैं। मेरी माँ कैसी हैं? वे अभी कहाँ हैं? अपनी माँ के बारे में सोचकर दीवारों पर लिपटे सफ़ेद रेशम को देखते हुए अवनी चौहान के मन में एक गहरी बेचैनी छा गई। मंजली चाची ने शव ढूंढने और जिंदा जलाने का अनुष्ठान करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। मैं अभी आ रही हूँ। अवनी चौहान का चेहरा अंधकार में हो गया और इससे पहले कि चाचा ननका अपनी बात पूरी कर पाते, वह तुरंत पिछले आंगन की ओर दौड़ पड़ी। वे उसकी माँ की आग में बलि चढ़ाना चाहते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। प्यारी अवनी, मेरा इंतजार करो। कुमारी अवनी, ऐसे भागो मत। मुझ बूढ़े को एक कुकुरमुत्ते की तरह पीछे मत छोड़ो। स्वूश स्वूश। सफ़ेद और काले कपड़ों में 2 आकृतियां बग्घी से बाहर कूदीं और तेजी से अवनी चौहान के पीछे पीछे दौड़ पड़ीं। चाचा ननका स्तब्ध रह गए। उन्होंने समर चौहान की ओर देखा और पूछा, साथ में छोटे कुंवर, वे कौन हैं? समर चौहान हंसा और बोला, वे दोनों ही उस्ताद हैं। वे मेरी दीदी के दोस्त हैं, बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण लोग। चाचा ननका हैरान रह गए। उस्ताद? अचानक बूढ़े प्रबंधक की आंखों में एक चमक कौंधी। क्या वह अस्त्र निर्माण करने वाले गुरु कश्यप हो सकते हैं? वही जिन्होंने छोटी मालकिन को अपनी सहायिका के रूप में चुना है। समर चौहान ने रहस्यमयी ढंग से चाचा ननका की ओर देखा, फिर अपनी पतली सफ़ेद उंगली अपने होठों पर रखी। शशश। चाचा ननका तुरंत समझ गए। अवनी चौहान हवा के झोंके की तरह मुख्य कक्ष और छतरियों से होते हुए पूरी रफ्तार से पिछले आंगन की ओर दौड़ी।
पिछला आंगन बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा था। यह एक बेहद विशाल मैदान था जहां हजारों लोग एक साथ जमा हो सकते थे। चौहान वंश की वार्षिक भव्य बैठक और पारिवारिक सभा मुख्य रूप से यहीं आयोजित की जाती थी। जब अवनी चौहान वहां पहुंची तो वह मैदान पहले ही लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। चौहान वंश एक बहुत बड़ा और विस्तृत परिवार था। यह अग्नि साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक था, जिसकी 3 मुख्य शाखाएं और 7 छोटी शाखाएं थीं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 10,000 लोग शामिल थे। अवनी चौहान के पिता प्रताप चौहान, जिनका कम उम्र में निधन हो गया था, चौहान वंश के मुखिया राजगुरु चौहान के सबसे बड़े बेटे थे, जिससे अवनी चौहान मुख्य वंश की सच्ची उत्तराधिकारी बन जाती थी। हालांकि यह मुख्य वंश कमजोर होता जा रहा था और जैसा कि कहावत है, गिरती दीवार को हर कोई धक्का देता है। उसके मंझले चाचा के वंश ने इस स्थिति का फायदा उठाया और ताकतवर हो गया, जबकि उसकी मंझली चाची अपनी साजिशों में कुछ ज्यादा ही क्रूर और अडिग थी। नंदिनी, तेरी किस्मत मनहूस है। तूने ही बड़े भाई प्रताप चौहान को मारा है और मुख्य वंश की इकलौती वारिस अवनी चौहान को पागल कर दिया है। तेरे पाप क्षमा के योग्य नहीं हैं। नंदिनी, तू चौहान परिवार के लिए सबसे बड़ा कलंक है। केवल तेरे मरने पर ही भाई प्रताप चौहान का शरीर मिल सकता है। जला दो इसे बख्शा नहीं जा सकता। इस कलंकिनी को जिंदा जला दो। कुछ ही देर में पूरे मैदान का माहौल हिंसक हो उठा। चौहान वंश के वे हजारों लोग जो उन्माद और कातिलाना इरादों से भरे हुए थे, जल्लादों में बदल गए थे। मैदान के बीचों बीच देवदार की लकड़ियों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर एक लकड़ी के स्तंभ पर एक बेहद खूबसूरत औरत को बांधा गया था। वह प्रताप चौहान की पत्नी नंदिनी चौहान थीं। हालांकि वह 32 साल की थीं, लेकिन देखने में वह 25-26 की ही लगती थीं। 15 साल पहले नंदिनी राजधानी की 3 सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थीं। आज भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि वह बहुत ज्यादा दुबली हो गई थीं, उनका रंग बहुत पीला पड़ गया था और वह बीमार लग रही थीं। वह एक नाजुक, बीमार सुंदरी जैसी दिख रही थीं। नंदिनी पूरी तरह से बेबस और निराश लग रही थीं। वह मरना नहीं चाहती थीं। उनकी बेटी अभी भी शाही पागलखाने में कैद है और उनका सौतेला बेटा अभी बहुत छोटा है। देवरानी, तुम इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? नंदिनी दुख और गुस्से से भर उठी। उनकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा धधक रहा था और वे वेदी के नीचे खड़ी मंजली चाची को सीधे घूर रही थीं। मैंने कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन अगर तुम सच में मेरी आग में बलि चढ़ा दोगी तो क्या तुमने सोचा है कि 15 दिन बाद तुम दादाजी राजगुरु चौहान को क्या जवाब दोगी? जेठानी जी, हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है, और मुझे दादाजी की धमकी देने के बारे में तो सोचना भी मत। मंजली चाची का चेहरा बेहद शातिर लग रहा था। शोक का दिन होने के बावजूद उन्होंने एक शानदार बैंगनी लाल रंग का चोगा पहना हुआ था और उनकी मुस्कान तथा आवाज दोनों ही बेहद कठोर थीं। तुमने अपने पति को मौत के घाट उतारा और अपनी बेटी को पागल कर दिया। अगर हम तुम्हें जिंदा नहीं जलाएंगे तो हमारे परिवार की दूसरी शाखा का क्या होगा? तांत्रिक जी, मेरी जेठानी को यकीन नहीं हो रहा। क्या आप कृपया शकुन विचार करके मेरी मदद कर सकते हैं? मंजली चाची ने अपना सिर घुमाया, अपना मुंह ढका और मुस्कुराए। वह अपने आकर्षण को छिपा नहीं पा रही थी। उसने काले बाल और काले कपड़े पहने और हाथ में दिशा सूचक कंपास लिए उस तांत्रिक की ओर देखा। ये दुष्ट तांत्रिक बहुत उम्रदराज नहीं था, केवल 36 या 37 वर्ष का ही रहा होगा। उसकी एक लंबी दाढ़ी थी, वह लंबा और हट्टा कट्टा था और उसका चेहरा तेलिया था। उसमें किसी भी तरह की अलौकिक शालीनता नहीं झलक रही थी। इसके बजाय उसकी छोटी आंखों में हद से ज्यादा भोग विलास की चमक थी। खास दुष्ट तांत्रिक ने अपना गला साफ किया, अपना दिशा सूचक उस लकड़ी के स्तंभ की ओर साधा और अपना सिर हिलाते हुए गंभीरता से घोषणा की, यदि किसी वंश का सबसे बड़ा पुत्र खो जाता है तो यांग एस्केप विधि और स्वर्गीय प्लेट के 6 सामंजस्यों के स्थान का उपयोग करें। यिन एस्केप विधि और पृथ्वी प्लेट के 6 सामंजस्यों के स्थान का उपयोग करके परिणाम निर्धारित करें। यदि दोनों देवता स्वर्गीय तने की कब्र में गिर जाते हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, चाहे पास हो या दूर, या वे शून्यता में नष्ट हो जाएंगे। रुकिए, मंजली चाची ने अधीरता से त्योरियां चढ़ाईं। ये बहुत गहरा है, हम इसे नहीं समझते, बस हमें नतीजा बताए। ही दुष्ट तांत्रिक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और बोला, नतीजा यह है कि चौहान वंश की मुख्य शाखा के सबसे बड़े बेटे प्रताप चौहान की आत्मा को केवल उनकी पत्नी नंदिनी चौहान के मांस और खून की बलि देकर ही वापस बुलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। मंजली चाची अंततः संतुष्ट हो गई। समय लगभग पूरा हो चुका है, चलिए सजा को अंजाम देते हैं। नंदिनी चौहान के मरने के बाद आखिरकार वह चैन की सांस ले सकती थी। लपटें और विद्रोह, आग लगाओ। मैदान में एक तेज और ऊंची आवाज गूंजी। लानत है, मैं भी देखती हूं कि किसकी हिम्मत है यहां आग लगाने की। तभी 1000 मीटर के दायरे में एक युवा लड़की की और भी तेज और गुस्से से भरी चीख गूंज उठी।
राजगुरु चौहान की सबसे बड़ी बहू, लोहे जैसे फौलादी सेनापति प्रताप चौहान की पत्नी और राजधानी के दूसरे सबसे ताकतवर परिवार की सगी बेटी नंदिनी चौहान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें इस तरह बस जला दोगे? चिता के पास मौजूद और आग लगाने वाले दो नौकरों ने अपनी आंखों के सामने लाल रंग की एक चमक देखी और उन्हें अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। धड़ाम धड़ाम उसने नौकरों को दो जोरदार लातें मारी और वे हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। सुर्ख लाल लिबास पहने एक बेहद खूबसूरत और जादुई युवा लड़की भीड़ के सामने प्रकट हुई। अवनी चौहान, मंजली चाची ने सदमे से चिल्लाते हुए कहा, क्या उसे शाही पागलखाने में बंद नहीं किया गया था? वह कब भागकर वापस आ गई? माफ़ कीजिएगा चाची, यह मेरा छुट्टी का दस्तावेज है। अवनी चौहान ने अपनी आस्तीन से अधीक्षक भैरव सिंह द्वारा खुद हस्ताक्षरित एक दस्तावेज निकाला और उसे मंजली चाची के मुंह पर दे मारा। मंजली चाची का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह छुट्टी के दस्तावेज को काफ़ी देर तक घूरती रही। फिर उसने हैरानी से पूछा, तुम ठीक हो गई? बस ऐसे ही, तुम ठीक हो गई? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। 3 महीने पहले तक चौहान निवास में अवनी चौहान बुरी तरह से पागल थी। हाँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अवनी चौहान ने अपना सिर उठाया और अपनी छाती तानी, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। मुझे अफसोस है मंजली चाची, मैंने आपको निराश कर दिया। हिसाब किताब का समय। मंजली चाची का चेहरा लाल हो गया। वह अवनी चौहान के शब्दों में छिपा ताना कैसे नहीं सुन सकती थी। मैं भला किस बात के लिए निराश होऊंगी? तुम्हारा ठीक होना चौहान परिवार के लिए एक वरदान है। ये हमारे पूर्वजों का एक संकेत है। ओह! अवनी चौहान ने मंजली चाची को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और कहा, तो मंजली चाची यह मान रही हैं कि मेरे पागलपन का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है? मंजली चाची एक पल के लिए सुन्न रह गई। ये, अवनी चौहान ने दबाव डालते हुए कहा, मंजली चाची, यह विचार कि मेरी माँ एक मनहूस हैं, सरासर बकवास है। अगर आप आज मेरी माँ को जिंदा जलाने की जिद पर अड़ी हैं, तो आप अपनी ही जेठानी की हत्या कर रही हैं। मंजली चाची का शरीर कांप उठा। अपनी जेठानी की हत्या, यह एक ऐसा अपराध है जिसका बोझ वह नहीं उठा सकती। माँ, अवनी चौहान की बकवास मत सुनिए। क्या आप भूल गईं कि अवनी ने आपकी बेटी को कैसे पीटा था? मानवी चौहान, जिसके चेहरे पर अभी भी पट्टियां बंधी थीं और जो घायल थी, भीड़ से बाहर निकली और मंजली चाची के पास पहुंची। उसने बार बार उन्हें उकसाते हुए कहा, हम किसी भी कीमत पर सबसे बड़े बेटे की पत्नी और बेटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अवनी चौहान ने मानवी चौहान की ओर लापरवाही से देखा, उसकी आंखें चाकुओं की तरह तेज थीं। मानवी चौहान के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया और उसके शरीर और चेहरे के पुराने घाव हल्के से कसकने लगे। वह अवनी चौहान से डरती थी। अवनी चौहान की एक नज़र ही उसकी रूह कंपा देने के लिए काफ़ी थी। मानवी चौहान पीछे हट गई और अपनी माँ मंजली चाची के पीछे छिप गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, आपको अपनी बेटी के लिए खड़ा होना होगा। मंजली चाची को अपनी बेटी पर तरस आया और उसने उसे कुछ देर तक सांत्वना दी। फिर उसने एक अग्नि क्रिस्टल निकाला और कहा, मनहूस तो मनहूस ही होती है, और उसने जिस बेटी को जन्म दिया है वह भी मनहूस है। तुम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, घर में अशांति पैदा कर रहे हो। तुम दोनों से निपटना होगा। मैं खुद आग लगाऊंगी। चिता पर माँ और इंसानी फितरत। अवनी चौहान ने त्योरियां चढ़ाईं। उसने ठंडी निगाहों से अपने चारों ओर देखा। उस विशाल मैदान में चौहान परिवार के हजारों लोगों ने मुख्य वंश के वंशजों की पीड़ा देखी, फिर भी किसी एक ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। यह इंसानी फितरत की क्रूरता और बेरुखी को साफ तौर पर दर्शाता था। अवनी चौहान खुद लकड़ी के स्तंभ पर चढ़ गई, रस्सियां काटी और अपनी कमजोर माँ को गले लगा लिया। माँ, कृपया थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, मैं आपको अभी यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अवनी चौहान ने एक प्राणवर्धक औषधि निकाली और उसे अपनी माँ नंदिनी के मुंह में डाल दिया। साधना में मदद करने के अलावा प्राणवर्धक औषधि का ऊर्जा को पोषित करने में भी बेहतरीन प्रभाव होता है। नंदिनी के इसे खाने के 2 सेकंड बाद ही उनका चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया और उनकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ। प्यारी अवनी, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। नंदिनी ने अपनी इकलौती बेटी की ओर आंसू भरी आंखों और गहरी लालसा से देखा। ये जानकर कि तुम ठीक हो गई हो और मरने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब से समर चौहान का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, ऐसी निराशाजनक बातें मत कहिए। मरने से आपका क्या मतलब है? मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से जब तक मैं यहाँ हूँ, आप और समर भाई यकीनन सुरक्षित रहेंगे। अवनी चौहान की सुनहरी आंखों की गहराई में एक दृढ़ चमक कौंधी। गुरु कश्यप का नाम और खौफ। मंजली चाची पहले ही अग्नि क्रिस्टल ले चुकी थी और सजा देने के लिए स्तंभ के पास जा चुकी थी। अग्नि क्रिस्टल एक निम्न श्रेणी का नश्वर आध्यात्मिक पत्थर है, जिसका उपयोग विशेष रूप से आग जलाने के लिए किया जाता है और इसे औषधि निर्माण की प्रक्रिया में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मंजली चाची, क्या आप अस्त्र निर्माण करने वाले एक प्रशिक्षु को जिंदा जलाने की कोशिश कर रही हैं? अवनी चौहान ने अपनी मां नंदिनी को कसकर गले लगाया, ऊंचाई पर खड़ी होकर नीचे मंजली चाची की ओर देखा। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अग्नि साम्राज्य के शीर्ष अस्त्र निर्माता गुरु कश्यप ने मुझे अपने सहायक प्रशिक्षु के रूप में चुना है। मंजली चाची ने पहले ही अग्नि क्रिस्टल में ऊर्जा प्रवाहित कर दी थी और आधा फुट लंबा अग्नि क्रिस्टल पहले ही सुलग उठा था, लेकिन वह रुक गई। जलते हुए अग्नि क्रिस्टल को चिता पर फेंकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अवनी चौहान ने उपहास किया और अपनी बात जारी रखी, मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इस साम्राज्य में अस्त्र निर्माता कितने प्रतिष्ठित हैं। गुरु कश्यप के पास मौतों का कोटा छूट है, यहाँ तक कि अगर वे अभी आपको मार भी दें तो चौहान परिवार और आपका मायका एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मंजली चाची, जिसका मायके का नाम पल्लवी था, वह नील लौह सामंत की छोटी बहन और युवा सामंत की बुआ थी। युवा सामंत ने गुरु कश्यप के दरवाजे के बाहर आधे महीने तक इंतजार किया था, लेकिन गुरु कश्यप द्वारा प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किए जाने में विफल रहा। इसके बजाय अवनी चौहान जैसी एक पागल लड़की ने उसे पछाड़ दिया था। हवेली लौटने के बाद युवा सामंत गुस्से से पागल हो गया था और उसने लगभग आधी हवेली सिर पर उठा ली थी। उसकी बुआ मंजली चाची निश्चित रूप से इस बारे में जानती थी। मंजली चाची ने गुस्से में अपने दांत पीसे और अवनी चौहान तथा उसकी मां को बेहद सतर्क निगाहों से घूरने लगी। तुम सिर्फ गुरु कश्यप की एक प्रशिक्षु हो, इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? गुरु कश्यप तुम जैसी मामूली लड़की के लिए खड़े होंगे या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है। मंजली चाची के शब्द स्पष्ट रूप से खुद को धोखा देने वाले थे। गुरु कश्यप 10 सालों से किसी से नहीं बोले थे, फिर भी वे केवल अवनी चौहान से बोले थे। गुरु कश्यप ने 20 सालों से एक भी प्रशिक्षु नहीं लिया था, फिर भी उन्होंने केवल अवनी चौहान को अपना सहायक बनाया था। आप चाहें तो कोशिश करके देख सकती हैं। पीछे से एक भूतिया उपस्थिति जैसी कुछ उदास अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई। मंजली चाची डर से कांप उठी। उसने 9वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई को पार करने वाले एक संत स्तर के साधक का भारी दबाव अचानक खुद पर महसूस किया। वह अपनी आत्मा की गहराई में होने वाली कंपकंपी को नहीं रोक पाए और उसके घुटने टिक गए, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। दुर्भाग्य से मंजली चाची सीधे अवनी चौहान और नंदिनी चौहान के सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह इतनी खौफजदा थी कि उसे मुड़कर उस संत स्तर के साधक का असली चेहरा देखने का मौका भी नहीं मिला। कुमारी अवनी, तुम बहुत तेज दौड़ी, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। अगले ही पल उस बेहद खौफनाक आदमी की आवाज़ एकदम दयालु हो गई। उसने जमीन पर बैठी मंजली चाची की ओर दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे अवनी चौहान की ओर चल दिया। तुमने हर दिन 3 घंटे सामग्री तैयार करने में मेरी मदद करने का वादा किया था। अब काम का समय है, लेकिन तुम पागलों की तरह इधर उधर भाग रही हो। गुरु कश्यप को देखते ही अवनी चौहान की तनी हुई नसें तुरंत शांत हो गईं। वह जानती थी कि उसे एक शक्तिशाली सहारा मिल गया है। गुरु कश्यप, मेरा इरादा काम में देरी करने का नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग मुझे और मेरी मां को मारना चाहते थे और मैं यहां से जा नहीं सकती थी। अवनी चौहान ने नंदिनी चौहान को चिता की लकड़ियों के ढेर से नीचे उतरने में मदद की। गुरु कश्यप ने त्योरियां चढ़ाईं, इतना क्रूर कौन है? अवनी चौहान ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी मंजली चाची की ओर इशारा किया और कहा, देखिए, वह रही मेरी मंजली चाची। गुरु कश्यप ने मंजली चाची की ओर बेपरवाही से देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसे मार दो। उनके अस्त्र निर्माण के काम में बाधा डालने वाला कोई भी व्यक्ति मरने लायक है। मंजली चाची पूरी तरह से सन्न रह गई। यह आकर्षक अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि मशहूर अस्त्र निर्माता गुरु कश्यप था। अवनी चौहान न केवल उनकी सहायिका बनी, बल्कि इस शक्तिशाली हस्ती को अपने घर भी ले आए। इन वर्षों में कोई भी गुरु कश्यप को राजी नहीं कर पाया था। किसी परिवार या सत्ता के सामने झुकना तो दूर की बात है, लेकिन अवनी चौहान, उस पागल लड़की ने ये कर दिखाया। गुरु कश्यप, मेरी जान बख्श दीजिए। मंजली चाची बेवकूफ़ नहीं थी, वह तुरंत इसके परिणाम समझ गई। वह जमीन पर घुटनों के बल गिरकर गुरु कश्यप के सामने माथा टेकने लगी और दया की भीख मांगने लगी। यह मेरी गलती थी। मुझे इस दुष्ट तांत्रिक ने बहका दिया था और मैंने गलती से उस नीच पर भरोसा कर लिया कि मेरी जेठानी मनहूस है। इसलिए मैंने ऐसा हताश कदम उठाया। मैं स्वभाव से दयालु हूँ और मैंने जानबूझकर अवनी चौहान और उसकी मां को निशाना नहीं बनाया था। अवनी चौहान ने एक भौं उचकाई। मंजली चाची को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई मजाक हो। रक्षकों, जल्दी करो, उस विधर्मी और दुष्ट तांत्रिक को पकड़ लो। 1 दर्जन से अधिक बार माथा टेकने के बाद जब मंजली चाची ने फिर से अपना चेहरा उठाया तो उसका माथा खून से लथपथ था। उसने अपनी लाल रंगी हुई उंगली बढ़ाई और तीखी आवाज में पागलों की तरह चीखी। दुष्ट तांत्रिक तुरंत घबरा गया। वह बिना किसी वास्तविक कौशल वाला एक ढोंगी था। उसकी साधना भी बहुत कमजोर थी, केवल 3रे स्तर की फ्रेंजी क्यूई। भला वह चौहान परिवार के उस्तादों के संयुक्त हमले का सामना कैसे कर सकता था?
उसे कुछ ही सेकंड में काबू कर लिया गया, भागने का कोई रास्ता नहीं था। मंजली चाची, आप मुझ पर बाजी कैसे पलट सकती हैं? मुझे आपने ही बुलाया था, हम तो मिले हुए हैं। बकवास, ये झूठ फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। मंजली चाची घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट तांत्रिक इतना बेबाक होगा और थोड़ी सी उकसावे पर ही उसकी सच्चाई उगल देगा। इस स्थिति में उसके पास अपना दिल कठोर करने और खुद को बचाने के लिए बलि का बकरा चढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दुष्ट तांत्रिक को बांधो, इसे खंभे पर चढ़ाओ और भाई प्रताप चौहान की आत्मा की शांति के लिए इसे मौत के घाट उतार दो। मंजली चाची, आपने हद पार कर दी है। दुष्ट तांत्रिक हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गईं। उसने पागलों की तरह गालियां दी, बेशर्म औरत, मैंने तो कल रात भी तुम्हारी सेवा की थी। ऐसा लग रहा था कि दुष्ट तांत्रिक कुछ और धमाकेदार और सनसनीखेज अंदरूनी जानकारी उजागर करना चाहता था, लेकिन मंजली चाची ने उसे वह मौका ही नहीं दिया। मंजली चाची ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर गला रेतने का इशारा किया। दुष्ट तांत्रिक को पकड़े हुए रक्षकों में से एक ने तुरंत अपना खंजर निकाला और उसका गला रेत दिया। खून के छींटे उड़ गए। दुष्ट तांत्रिक के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। गला रेतने भर से इंसान तुरंत नहीं मरता, वह केवल दर्द सह सकता था और उसका खून बह रहा था, जबकि चौहान परिवार के रक्षक उसे किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटकर स्तंभ तक ले गए, उसे किसी गठरी की तरह कसकर बांध दिया और उसके गले से केवल वो की घुटती हुई आवाजें निकल रही थीं। आग लगाओ, मंजली चाची जोर से चिल्लाए। इस बार उसने खुद ही आग जलाई और उस धधकते हुए गहरे लाल अग्नि क्रिस्टल को चिता पर फेंक दिया। देवदार की लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली और लपटें 1 मीटर से भी ऊपर उठने लगी, जिन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वह जलकर खाक हो गया। ये नज़ारा बेहद खौफनाक था। अवनी चौहान ने इस नज़ारे को ठंडी निगाहों से देखा, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मर गया तो क्या हुआ? ये दुष्ट तांत्रिक, भले ही वह मेरी मंजली चाची द्वारा आगे किया गया महज एक मोहरा था, लेकिन वह भी इसी लायक था। बदले की शुरुआत और खौफ का साया। दुष्ट तांत्रिक को जलकर मरते हुए देखकर अवनी चौहान अपनी मां नंदिनी चौहान का हाथ कसकर पकड़े बिना नहीं रह सकी। उसके दिल में बदले की आग से मिली एक संतुष्टि उमड़ रही थी। वह बुदबुदाई, ये तो बस शुरुआत है। अवनी चौहान उन सभी लोगों से भारी कीमत वसूलेगी जिन्होंने मुख्य वंश सबसे बड़े बेटे के परिवार को सताया है, बिल्कुल इस दुष्ट तांत्रिक की तरह। तुम्हारा क्या मतलब है? दुर्भाग्य से मंजली चाची ने ये शब्द सुन लिए थे। उसने बेहद सतर्कता के साथ अवनी चौहान को घूरा, उसकी आंखों में बिना छिपा हुआ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अवनी चौहान के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी मानो नरक की गहराइयों से आ रही हो। आप जानती हैं कि मेरा क्या मतलब है? ये कहने के बाद उसकी ठंडी नज़र मंजली चाची, मानवी चौहान और बाकी लोगों के चेहरों पर दौड़ी। ये सभी लोग कांप उठे और खुद को दोषी महसूस करते हुए वे अनजाने में ही अवनी चौहान की नज़रों से बचने लगे। कुमारी अवनी, समय लगभग हो गया है। क्या तुम्हें सामग्री तैयार करने में मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? गुरु कश्यप ने फिर से शिकायत करनी शुरू कर दी। ठीक है गुरुजी, चिंता मत कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। अवनी चौहान का चेहरा सूरज की तरह एक उज्ज्वल मुस्कान से खिल उठा। हम मेपल लीफ पवेलियन, शरद पर्ण कक्ष चलेंगे और आपके अस्त्र निर्माण के लिए एक विशाल और एकांत आंगन तैयार करेंगे। ये हुई ना बात। गुरु कश्यप खुशी खुशी अवनी चौहान के पीछे पीछे चल दिए। उन दोनों को जाते हुए देखकर भीड़ में छिपे शिवांश सूर्यवंशी के उस आकर्षक, किसी देवता जैसे खूबसूरत चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। ये है मेरी प्यारी अवनी। उसका वह घमंडी और दबंग स्वभाव, उसका वह बेधड़क व्यक्तित्व पहाड़ों और नदियों की किसी स्वतंत्र और स्वच्छंद स्याही वाली पेंटिंग की तरह है। मेपल लीफ पवेलियन में नौकरों की छंटनी। अवनी चौहान अपनी मां और गुरु कश्यप के साथ आंगन में लौट आए। जैसे ही वह अंदर गई, उसने वहां लकड़ियों के खंभों की तरह खड़ी अनजान नौकरानियों और बूढ़ी औरतों की एक कतार देखी, जो अजीब और सतर्क नज़रों से छिपकर अवनी चौहान को देख रही थीं। मेपल लीफ पवेलियन के सभी नौकरों, यहाँ आओ और सीधे खड़े हो जाओ। घर में प्रवेश करते ही अवनी चौहान ने तुरंत नौकरों की छंटनी और सफाई करनी शुरू कर दी। पागल खाने में उसे जहर देने वाली काव्या ने उसके मन पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। इतना कि अब उसे मेपल लीफ पवेलियन की नौकरानियां और नौकर विशेष रूप से नापसंद लग रहे थे। उसके आदेश पर 1 दर्जन से अधिक नौकर अपना सिर झुकाए आंगन में खड़े हो गए। अब से तुम सब अपने अपने घर और अपनी अपनी माताओं के पास वापस जा रहे हो। यहाँ मनराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गंदी और अशुद्ध चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अतीत में तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी घिनौने काम की जांच पड़ताल करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? मेपल लीफ पवेलियन के नौकर खौफजदा थे। अवनी चौहान और उनकी मां नंदिनी के सामने माथा टेकने के बाद वे तुरंत दरवाजे से बाहर भागे और दहशत में वहां से खिसक गए। वे उस दुष्ट तांत्रिक की तरह अपना अंत नहीं चाहते थे।
ये देखकर नंदिनी ने उलझन में पूछा, प्यारी अवनी, क्या तुम बस उन्हें ऐसे ही वापस भेज दोगी? ये सभी नौकर गुप्तचर तो नहीं हैं, है ना? अवनी चौहान ने अपनी सुनहरी आंखें सिकुड़ी और कहा, दोषियों को आज़ाद छोड़ने से बेहतर है कि उन्हें भी निकाल दिया जाए। उन सभी को भगा देने से हम किसी भी छिपे हुए खतरे से बच जाएंगे। अपनी बेटी के खूबसूरत चेहरे को देखकर नंदिनी को एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनकी कीमती बेटी बदल गई थी। वह मजबूत और अधिक भरोसेमंद हो गई थी। सुरक्षा का नया इंतजाम। फिलहाल मैं खुद अपनी माँ के दैनिक जीवन की देखभाल करूंगी। अवनी चौहान ने नंदिनी को एक गहरी नज़र से देखा। आपके दैनिक भोजन और दवा सहित कुछ ही दिनों में मैं खुद आपके लिए साफ पृष्ठभूमि वाले और फुर्तीले हाथ पैर वाले 2 नौकर नौकरानियां ढूंढ लाऊंगी, माँ। उसकी यादों में उसकी माँ की सेहत कुछ साल पहले इतनी कमज़ोर नहीं थी। ज़रूर किसी ने उनके साथ साजिश की होगी जिसकी वजह से माँ की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। नंदिनी ने कहा, क्या ये बात का बतंगड़ बनाना नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अवनी चौहान ने एक भौं उचकाए और उपहास करते हुए कहा, माँ को शायद अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पागल हो गई थी क्योंकि दुष्टों ने मुझे धतूरे का जहर दे दिया था। अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वे यकीनन आपको भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अवनी चौहान को बहुत ही कोमलता से देखा, उसके हाथों को कसकर पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, प्यारी अवनी, तुमने बहुत कुछ सहा है। माँ, आपकी बेटी को कोई कष्ट नहीं है। अब कोई भी हम पर धौंस नहीं जमा पाएगा। अवनी चौहान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, पहले मुझे आपकी नाड़ी की जांच करने दीजिए। वह 21वीं सदी की एक सैन्य डॉक्टर थी जो पारंपरिक जड़ी बूटियां और आधुनिक चिकित्सा दोनों में निपुण थी। जहरीली दवा का राज। जांच करने के बाद अवनी चौहान ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं, जहर के कोई संकेत नहीं हैं। हालांकि रक्त और ऊर्जा कमजोर है, दिल की धड़कन अनियमित है और चिंता के कारण बीमारी है। नंदिनी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस एक पुरानी समस्या है। तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद से ही मुझे नींद आने में परेशानी होती है। चौहान वंश के वैद्य ने मेरी जांच की थी और मैं दवा भी ले रही हूँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे अभी भी नींद नहीं आती और अक्सर रात को पसीना आता है। कभी कभी सीने में दर्द भी होता है। अवनी चौहान ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। माँ, क्या मैं दवा के बचे हुए अवशेष देख सकती हूँ? ठीक है, अवशेष छोटी रसोई में हैं। छोटी रसोई बाईं और सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी। बिना ज्यादा सोचे नंदिनी ने काले रंग की दवा के अवशेष अवनी चौहान को सौंप दिए। अवनी चौहान ने अपनी गोरी जेड जैसी उंगलियों से दवा के अवशेषों को कुरेदा। एकोनाइट पिनेलिया एरिसेमा मेढक का जहर। ओह, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नंदिनी ने अपनी बेटी के चेहरे के बदलते भाव देखकर चिंता से पूछा। माँ, कृपया अब ये दवा मत खाएगा। अवनी चौहान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि बस दवा के अवशेषों को समेट कर रख दिया। मैं किसी से आपके लिए सच में शांत करने वाली और नींद लाने वाली जड़ी बूटी तैयार करवाऊंगी जिससे आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। नए वैद्य का जिक्र। नंदिनी एक पल के लिए हैरान रह गईं, फिर पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या उस इंसान का चिकित्सा कौशल वंश के वैद्य से बेहतर है? अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें झिलमिलाईं और उसने कहा, बिल्कुल, वह बहुत बेहतर है। शाही पागलखाने में मेरी मुलाकात एक ऐसे चिकित्सा उस्ताद से हुई जिसने मेरे पागलपन को ठीक कर दिया। वह चिकित्सा उस्ताद आपकी बेटी को पसंद करने लगा और उसका अनुसरण करने को तैयार था, इसलिए वह उसके साथ चौहान परिवार आ गया है। शिवांश सूर्यवंशी के चिकित्सा कौशल पर उसे अभी भी पूरा भरोसा था। उसकी दिव्य मज्जा शिवांश सूर्यवंशी की वजह से ही फिर से उत्पन्न हो पाई थी। नंदिनी खुशी से झूम उठी। प्यारी अवनी, तुम सच में कमाल हो। अस्त्र निर्माण करने वाले गुरु कश्यप के अलावा तुम एक चिकित्सा उस्ताद को भी वापस ले आए। वह कहाँ है? जल्दी से अपनी माँ का उससे परिचय कराओ। एक खूबसूरत प्रशंसक और उसकी पागलपन भरी हकीकत। सूर्य देव की तरह आकर्षक एक खूबसूरत आदमी प्रकट हुआ जिसने चांद की तरह सफ़ेद चौड़ी आस्तीन वाला क्रॉस कॉलर और घुमावदार किनारे वाला चोगा पहना हुआ था, जिस पर भूरे रंग में शुभ बादलों की कढ़ाई थी और इसके साथ गहरे लाल और ईंट जैसे भूरे रंग की एक चौड़ी बेल्ट बंधी थी। उस आदमी की आंखें बेहद अनोखी और काली थीं जो सूरज की रोशनी में मनमोहक ढंग से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न दिखाई देने वाली मुस्कान खेल रही थी। महोदया, मेरा नाम शिवांश सूर्यवंशी है और मैं प्यारी अवनी का एक प्रशंसक हूँ। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़कर गहरा अभिवादन किया। अपनी होने वाली सास से पहली बार मिलते समय उसका रवैया बेहद सम्मानजनक था। अवनी चौहान की पलकें फड़क उठीं। कैसा प्रशंसक? क्या उसे एक निजी अंगरक्षक नहीं होना चाहिए था? माँ, इसकी बकवास मत सुनिए। ये भी उसी पागलखाने से आया है।
अपनी मां को गलतफहमी से बचाने के लिए अवनी चौहान ने जल्दी से नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने सिर और कनपटी की ओर इशारा करते हुए हड़बड़ाहट में समझाया, आप जानती हैं न, इसका दिमाग यहाँ से थोड़ा कमज़ोर है। शिवांश सूर्यवंशी शांत और सहज बना रहा, महोदया, मेरा दिमाग काफ़ी तेज है। अवनी चौहान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, तुम मां के सामने मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम थोड़ा समझौता कर लोगे तो क्या तुम्हारी जान चली जाएगी? शिवांश सूर्यवंशी ने अवनी चौहान को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा, उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, तुम्हारी जान जा सकती है। नंदिनी की पारखी नज़र और एक नई उम्मीद। शिवांश सूर्यवंशी का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर नंदिनी भी हैरान रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतना आकर्षक और लुभावना आदमी नहीं देखा था। प्यारी अवनी के पिता भी काफ़ी सुंदर थे, लेकिन इस शिवांश सूर्यवंशी की तुलना में वे भी फीके पड़ जाते थे। प्रशंसक, क्या ये शिवांश सूर्यवंशी उनकी बेटी को पसंद करता है? नंदिनी बहुत ही पारखी नज़रों वाली थी, उन्होंने अपनी बेटी और शिवांश सूर्यवंशी के बीच इशारों में हो रही बातचीत को भी भांप लिया था। उम्मीद है, यकीनन एक मौका है। नंदिनी बहुत अच्छे मिजाज में थी और खुशी से झूम रही थीं। उन्हें शिवांश सूर्यवंशी बहुत अच्छा लगा, वह उस वीर प्रताप सिंह से कम 100 गुना बेहतर है। कुंवर सूर्यवंशी, कृपया मेरी मां की जांच करें और दवा दें। मुझे कुछ और भी काम है और गुरु कश्यप के पास जाना है। अवनी चौहान अब शिवांश सूर्यवंशी की उन गहरी नज़रों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना सिर रेत में गाड़ने मुसीबत से भागने का फैसला किया और वहां से खिसक गई। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया, उस भागती हुई शुतुरमुर्ग अवनी को देखकर उसकी तीखी आंखें सिकुड़ गईं। उसने ये जानबूझकर किया था। जब रिश्तों की बात आती है तो उसकी प्यारी अवनी सच में एक डरपोक बिल्ली के बच्चे की तरह है, जरा सी छेड़छाड़ पर ही वह दुबक कर भाग जाती है। एक अटूट दीवार और अडिग इरादे। महोदया, आइए, मैं आपकी नाड़ी की जांच करता हूँ। शिवांश सूर्यवंशी नंदिनी को भूला नहीं था। उसने कोमलता से उनकी नाड़ी की जांच की, फिर कलम और स्याही निकालकर एक नया नुस्खा लिख दिया। कुंवर सूर्यवंशी, आप और मेरी बेटी कैसे मिले? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी अवनी और मैं पड़ोसी हैं, मैं संयोग से उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था। हमने एक दूसरे का ख्याल रखा और समय के साथ हमारे बीच भावनाएं विकसित हो गईं। शिवांश सूर्यवंशी ने एक पल के लिए सोचा, फिर दवा में एक और जड़ी बूटी जोड़ दी। प्यारी अवनी जहां भी जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, भले ही मुझे सिर्फ उसका निजी अंगरक्षक बनकर रहना पड़े, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नंदिनी ने काफ़ी हैरानी से शिवांश सूर्यवंशी की ओर देखा। गहरा प्यार? तो ये खूबसूरत नौजवान असल में उनकी बेटी से इतना प्यार करता है। वे बता सकती थीं कि शिवांश सूर्यवंशी का एक अनोखा रुतबा था और उसके कपड़े तथा आभूषण बेहद आलीशान थे, जो ये दर्शाता था कि वह यकीनन किसी बड़े घराने से होगा। उसके लहजे से ये भी लग रहा था कि वह अग्नि साम्राज्य से नहीं है। अपनी व्यक्तिगत चिंताओं के कारण नंदिनी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इतनी दूर हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि प्यारी अवनी का पहले से ही एक मंगेतर है। कुंवर सूर्यवंशी को अपने लिए कोई और योग्य जीवनसाथी ढूंढना चाहिए। शिवांश सूर्यवंशी ने दवा का नुस्खा लिखते हुए कुछ पल का विराम लिया, अपना सिर उठाया, नंदिनी को एक गहरी नज़र से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, महोदया, ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके, बस प्रशंसक की कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए। नंदिनी ने भले ही शिवांश को अवनी की जिंदगी से दूर जाने को कह दिया हो, लेकिन शिवांश की वो खौफनाक और प्यार भरी मुस्कान और उसका वो आखिरी डायलॉग, महोदया, ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। क्या शिवांश अब अवनी को पाने के लिए चौहान परिवार की ईंट से ईंट बजा देगा? और उस जेड फीनिक्स हेयरपिन का असली राज क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।